कहानी एक बूढ़े आदमी से शुरू होती है जो बांसुरी बजा रहा है। वो बताता है कि इस इलाके का पहाड़ उन सभी को निगल जाता है जो यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उस चेतावनी के बावजूद सेन सैन के नेतृत्व में 5 बहादुर शिकारी उसे नजरअंदाज करके जंगल में घुस जाते हैं। पूरी तरह हथियार बंद वे आगे बढ़ते हैं जहाँ चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अंदर जाते ही शिकारियों में से एक बोतांग पास में कुछ बड़ा होने का एहसास करता है और वो सही निकलता है। एक विशाल चीनी चूहा सांप अचानक प्रकट होकर हमला करता है। साओ वो तुरंत ऊपर से एक रस्सी से उसे रोकता है और तीरंदाज वह तांग एक सटीक तीर से उसे गिरा देता है। विशाल सांप गिरता है लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। एक और सांप आता है और भी ज्यादा आक्रामक। एक एक करके टीम के लोग बिना लड़ने का मौका पाए मारे जाते हैं। यहाँ तक कि लाठी चलाने में माहिर गुआन सैन भी हार जाता है। आखिर में सिर्फ सेन सैन बचता है और तभी पता चलता है कि इस राक्षसी जीव का ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा है। अगले दिन दृश्य बदल जाता है। एक छोटा परिवार अपनी रसोई में सांप का सूप बना रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि एक खतरनाक नाग उनके घर में आतंक मचा रहा है। इससे निपटने के लिए वो 2 मशहूर सांप पकड़ने वालों को बुलाते हैं, होसू और उनके सहायक चाओ को। घर का मुआयना करने के बाद होसू को वजह समझ आ जाती है। परिवार ने 3 पवित्र वर्जनाएं तोड़ी हैं। उन्होंने एक मां सांप को उसके अंडों की रक्षा करते वक्त मार डाला, एक बहुत पुराने सांप को जो एक कब्र पर आराम कर रहा था और एक नवजात बच्चे सांप को भी। वे मानते हैं कि उन्होंने एक कलेक्टर के बड़े पैसे के लालच में ऐसा किया। जब होसू एक कमरे की जांच कर रहा होता है, सबसे बड़ा चीनी चूहा सांप सामने आ जाता है और लगभग शिकारी की पत्नी और बच्चे पर हमला कर देता है। होसू शांति से चाओ को कहता है कि पकड़े हुए सांपों का पिंजरा खोल दे। अपनी जाति को देखकर और सूंघकर वो विशाल सांप पीछे हट जाता है और चला जाता है। काम खत्म होने के बाद चाओ बताता है कि बहुत पहले इस गांव के लोग मशहूर सांप शिकारी थे। वो जवानी की दवा बनाने के लिए सांप का पित्त निकालते थे। उस लालच की वजह से कहा जाता है कि प्रकृति ने गांव को शाप दे दिया। जब वे गांव के दरवाजे पर पहुंचते हैं, होसू काम का पैसा बांटता है। चाओ को ज्यादा हिस्सा देता है क्योंकि वो जानता है कि चाओ कर्ज में है। गार्ड पोस्ट पर सो रहे एक लंगड़े बूढ़े आदमी के लिए भी थोड़ा छोड़ देता है। इसके थोड़ी देर बाद सेन सैन वापस आता है और रात जंगल में मारे गए 5 शिकारियों की लाशें लाता है। जब स्ट्रेचर उठाने वालों में से एक फिसलता है, होसू बिना सोचे मदद के लिए आगे बढ़ता है। चाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन देर हो जाती है। सेन सैन उसके पास आता है, चाओ पर बंदूक तान देता है और होसू को अंदाजे का एक खतरनाक खेल खेलने की चुनौती देता है। लेकिन होसू शांति से बंदूक उठाता है और उसे अपने सिर की तरफ मोड़ लेता है। वो आत्मविश्वास से कहता है कि बंदूक खाली है। ट्रिगर दबाता है, कोई गोली नहीं चलती। वो सेन सैन पर हंसता है, इसे बच्चों वाली चाल कहता है और घने जंगल में चला जाता है। सेन सैन चुपचाप खड़ा रह जाता है। दृश्य एक याद में बदल जाता है। 2 जवान भाई जंगल में खेल रहे हैं। छोटे को एक घायल लड़की मिलती है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के वो लड़की उस पर बहुत हिंसक तरीके से हमला कर देती है। बड़ा भाई एक छोटे चाकू से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं बचा पाता। ये दर्दनाक याद होसू के अतीत का एक जख्म है जो सालों से उसके साथ है। यही वजह है कि वो लड़ता रहता है और अपने लापता भाई को ढूंढने से मना नहीं करता। और यही थी शुरुआत। यही है नाग लड़की की कहानी। अगली सुबह होसू और चाओ एक मिशन के लिए सेन सैन से मिलने निषिद्ध जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में चाओ बहुत बेचैन नजर आ रहा है। वो जानता है कि जो लोग पिछली रात मारे गए वो आम लड़ाके नहीं थे, वे अपने कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा थे। फिर भी होसू बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन स्वीकार कर लेता है, सिर्फ एक मकसद के साथ, अपने खोए हुए भाई को ढूंढना। इस बीच सेन सैन पहले से ही अपनी मैनेजर जंग के साथ एक गाड़ी में इंतजार कर रहा है। वो दिखने में जवान और शांत लगती है, भले ही उसकी असली उम्र बहुत ज्यादा है। सेन सैन बिल्कुल सामान्य तरीके से एक कच्चा सांप खा रहा है। जल्द ही होसू और चाओ आ जाते हैं। कुलीन सैनिकों का एक दल पहले से तैयार खड़ा है, पहले मिशन की नाकामी के बाद जंगल में दूसरी बार घुसने की तैयारी में। जब वे शुरुआती जगह पर पहुंचते हैं, होसू साफ कह देता है वो यहाँ पैसे के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने उस भाई को ढूंढने आया है जो इस जंगल के अंदर गायब हो गया था। इसके साथ सब घने जंगल में दाखिल होते हैं, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही कुछ परेशान करने वाला दिखता है। आगे की नदी जानवरों और इंसानों के अवशेषों से भरी पड़ी है। होसू सबको चेतावनी देता है कि यह वापस लौटने का संकेत है, लेकिन स्पेशल फोर्स का नेता सेओ सावधानी की जगह धमकी से जवाब देता है। चाओ तुरंत बीच बचाव करता है और माहौल शांत करता है और दल आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, माहौल भारी होता जाता है। होसू हवा में धातु जैसी और सड़न जैसी गंध महसूस करता है। वो चेतावनी देता है कि जमीन पहले ही चिह्नित हो चुकी है, उन्हें देखा जा रहा है, घेरा जा रहा है। लेकिन वांगशी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और जमीन पर थूक देता है। जल्द ही वे पुरानी कब्रों से भरे एक इलाके में पहुंचते हैं। वांगशी ध्यान भटके होने की वजह से खुली कब्रों में से एक में गिर जाता है, जिसके अंदर दर्जनों सांप कुंडली मारे बैठे हैं। घबराकर वो उन्हें गोली मारने की तैयारी करता है। होसू
उसे रोकता है और कहता है कि यह बहुत बड़ी वर्जना होगी, लेकिन सेओ एक आग वाला बम कब्र में फेंक देता है और सारे सांप जला देता है। फौरन आसमान काला पड़ जाता है, जंगल में गरज उठती है और हवा तेज हो जाती है। उसी वक्त सेन सैन का ट्रैकिंग डिवाइस किसी बड़ी चीज की हलचल पकड़ता है और सच में एक विशाल चीनी चूहा सांप कोहरे से निकलकर उन पर टूट पड़ता है। चारों तरफ से गोलियां चलती हैं और आखिरकार वो जीव गिर जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। होसू खुद आगे बढ़ने का फैसला करता है, उम्मीद करता है कि बाकी लोग पीछे रुक जाएंगे। वो घने कोहरे में चलता जाता है जब तक कि एक छोटी झील तक नहीं पहुंचता। वहां उसे पानी में नहाती एक रहस्यमयी औरत दिखती है। उसकी मौजूदगी अजीब और लगभग अवास्तविक लगती है, लेकिन जैसे ही चाओ यह देखने आता है, वो औरत बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। दल फिर आगे बढ़ता है। जल्द ही जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज गूंजती है और सब सतर्क हो जाते हैं। सेन सैन घबराकर पश्चिम की तरफ पेड़ों पर गोलियां चला देता है, लेकिन असली खतरा विपरीत दिशा से आता है। सांप के निचले शरीर और इंसान के ऊपरी रूप वाली एक सर्प स्त्री कोहरे से निकलकर बिजली की रफ्तार से हमला करती है। एक एक करके सैनिक गिरते हैं। सेन सैन को भी घसीटा जाता है, लेकिन होसू दौड़कर उसे बचा लेता है। जब वो जीव होसू की तरफ मुड़ता है, वो चालाकी से उसके चारों तरफ रस्सी लपेट देता है और उसे रोक लेता है। एक बार जब वो काबू में आ जाती है, सेन सैन आगे बढ़कर उसके कंधे में खंजर घोंप देता है, जिससे वो इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे एक पिंजरे में बंद किया जा सके। वे बारिश में सर्प स्त्री को ट्रक में लेकर चलते हैं, लेकिन रास्ते में होसू की नजर सेन सैन के खंजर पर पड़ती है। उस पर बनी नक्काशी जानी पहचानी लगती है। ये उसके लापता भाई का खंजर है। वो ट्रक रुकवाता है और सेन सैन का सामना करता है। उसकी आंखों में शक भर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कोई उसे पीछे से मार देता है। जब होसू होश में आता है, वो खुद को एक ऐसी लैब में पाता है जहां सांपों और खून की बदबू है। उसका पूरा शरीर टेप से कसकर बंधा हुआ है। चारों तरफ सांप के मांस के जार और ऑपरेशन के उपकरण रखे हैं। चाओ को भी पास में बंधक बनाया गया है। सर्प स्त्री को भी बांधकर उस पर रसायन छिड़के जा रहे हैं और उसका डीएनए निकाला जा रहा है। ये लैब निदेशक जंग की है, जो खुद को जवान रखने के लिए सांप के डीएनए का इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी देर बाद सेन सैन उस कमरे में आता है जहां होसू बंधा है और सच बताता है। वो असल में होसू का वही लंबे समय से खोया हुआ भाई है। होसू के लिए यह पल बहुत भारी होता है। उसने इतने सालों तक उसे ढूंढा था, लेकिन सेन सैन कोई गर्मजोशी नहीं दिखाता। वो बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। 20 साल पहले जंग ने उसे बचाया था, लेकिन आजादी की जगह उसने एक प्रोफेसर को इसी जगह पर यातना दिए जाते देखा। उस दिन से वो इस लैब के अंधेरे प्रयोगों का हिस्सा बन गया। सेन सैन फिर एक हथियार निकालता है और वही गोली अंदाजा लगाने का खेल खेलता है। इस बार वो हथियार चाओ की तरफ घुमाता है। चाओ आखिरी बार शांति से होसू को देखता है। गोली चलती है, चाओ गिर जाता है। इस बीच कंट्रोल रूम में जंग सुरक्षा कैमरों से सर्प स्त्री को देख रहा होता है, लेकिन जब उनकी नजरें मिलती हैं, वो जीव उस पर वापस मुस्कुराता है। खतरा भांपते हुए जंग तुरंत जहरीली गैस छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सर्प स्त्री खुद को आजाद कर लेती है और लैब में बंद सभी प्रयोगात्मक सांपों को छोड़ देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुलीन सैनिक इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके सब भारी और बेरोक हमलों में मारे जाते हैं। इस बीच सेन सैन एक दूसरे कमरे में आराम कर रहा है। उसे पता तक नहीं कि पूरी लैब में तबाही मच चुकी है। लैब के दूसरे हिस्से में होसू अभी भी बंधा हुआ है और उसे मारने की तैयारी हो रही है, लेकिन जैसे ही जल्लाद ब्लेड उठाता है, सर्प स्त्री अचानक वहां आ जाती है और हमला करती है। अजीब बात यह है कि वो होसू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उसका चश्मा लेती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी वो लंगड़ा बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, जिसका चेहरा एक नकाब के पीछे छुपा है। वो होसू के बंधन काट देता है। आजाद होते ही होसू फौरन चाओ के पास जाता है, उसके बंधन खोलता है और उसे एक आखिरी शांत विदाई देता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह नकाब पोश बूढ़ा वही लंगड़ा पहरेदार है जो पहाड़ वाले गांव में था। जब होसू पूछता है कि वो असल में कौन है, बूढ़ा बस इतना कहता है कि इस जगह पर उसका अभी भी कुछ अधूरा काम है। दोनों साथ मिलकर लैब के अंधेरे गलियारों में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे एक चौराहे पर पहुंचते हैं, बूढ़ा रुक जाता है। वो होसू को अकेले आगे जाने के लिए कहता है और खुद वापस लैब की गहराई में मुड़ जाता है। कहीं और निदेशक जंग खुद को सर्प स्त्री के सामने पाता है। वो जीव इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो जंग को एक ऐसे गड्ढे में ले जाती है जहां अनगिनत छोटे सांप रेंग रहे हैं। यहीं पर सच सामने आता है। सर्प स्त्री दरअसल वही बच्ची थी जिसे होसू ने कभी बहुत पहले बचाया था, जिसे बाद में जंग के प्रयोगों का शिकार बनाकर इस राक्षसी रूप में बदल दिया गया था। उन जीवों से घिरे जंग को अब उसी दर्द का एहसास होता है। तभी सेन सैन वहां आ जाता है, लेकिन जंग की मदद करने की बजाय वो उसे खत्म कर देता है और पूरी लैब पर कब्जा करने का ऐलान कर देता है। जब स्पेशल फोर्स आती है, सेन सैन झूठ बोलकर सारा इल्जाम सर्प स्त्री
पर डाल देता है और उसे पकड़ने का हुक्म दे देता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, सर्प स्त्री वापस सेन सैन के पास आती है, लेकिन उसने पहले से जाल बिछाया हुआ था। वो एक बिजली वाला पिंजरा चालू कर देता है जिसमें वो फंस जाती है। जैसे ही सेन सैन उसे खत्म करने वाला होता है, लंगड़ा बूढ़ा उसके सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। इससे पहले कि सेन सैन दोबारा गोली चला पाए, होसू आ जाता है और दोनों भाई आमने सामने होते हैं। धोखे, दर्द और सालों से अनकही बातों से भरी एक बेरहम लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान अब मरते हुए बूढ़े ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वो आवाज सर्प स्त्री में एक पुरानी याद जगा देती है। बूढ़ा उसके पिता थे। बहुत पहले वो इसी लैब में प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी बेटी को जंग के प्रयोगों से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। यह याद उसके दुख को गुस्से में बदल देती है। पूरी ताकत से वो बिजली के पिंजरे को तोड़ देती है और लड़ाई में कूद पड़ती है। वो सेन सैन के चारों तरफ लिपट जाती है, उसे उठाती है और उसी के खंजर पर पटक देती है। सेन सैन उसी ब्लेड से मर जाता है जो वो कभी होसू के भाई से ले गया था। सर्प स्त्री फिर अपने पिता की लाश के पास जाती है और बहुत देर तक चुप खड़ी रहती है। फिर वो होसू की तरफ आती है, कुछ ऐसा फुसफुसाती है जो सिर्फ वही सुन सकता है और लैब छोड़कर चल देती है। बाहर निकलते वक्त स्पेशल फोर्स के सारे लोग एक तरफ हट जाते हैं। किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। थोड़ी देर बाद होसू उसके निशान के पीछे चलते हुए अकेला जंगल में बढ़ता जाता है, जैसे दोनों किसी अनकहे रिश्ते से जुड़े हों। वो पेड़ों की गहराई में खोता चला जाता है। तो इस कहानी की सीख यह है कि अगर जंगल में कोई विशाल सांप दिखे तो घर जाकर इंस्टेंट नूडल्स खाना बेहतर है, बजाय इसके कि मुख्य किरदार बनने की कोशिश में प्रकृति से लड़ते रहो। मैं ऐसे ही खतरनाक वीडियो लाता रहता हूं, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।